हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। चलिए हिंदी की आपकी आज की क्लास का प्रैक्टिस सेट को हम शुरू करते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पर आपका आज का पहला क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, अति उक्ति शब्दों को संधि करने पर शब्द क्या बनेगा। पूछ रहे हैं अति धन उक्ति शब्दों को दो अलग अलग शब्द दिए, इनकी संधि करेंगे तो क्या बनेगा, ये हमें बताना है। देखिए अतिउक्ति कैसा शब्द है, ये एक एड़ संधि का शब्द है। कैसा शब्द है, एड़ संधि का। तो इसे मिलाने पर क्या बनेगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अतयुक्ति बनेगा। क्या बनेगा, अतयुक्ति बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा है, नहीं पूछा है परशुराम का। देखिए भार्गव भी परशुराम का होता है, रघुनंदन भी परशुराम का होता है, रेणुका तनय भी परशुराम का होता है। तनय माने क्या होता है, पुत्री होता है। बचा कौन सा आपका, शिवप्रिय। शिवप्रिय अर्थात शिव को प्रिय। शिव को क्या प्रिय होता है, भांग है, धतूरा है, ये किसको प्रिय होते हैं, शिव को। तो ये आपका आंसर है। परशुराम का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, तो वो आपका शिवप्रिय जो है वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तत्सम शब्द चुने। तत्सम और तद्भव दो होते हैं। तत्सम में क्या आते हैं, संस्कृत वाले शब्द आते हैं। तत्सम में कौन से आते हैं, संस्कृत वाले। हमने आपको बताया था सा षटकोण है, छा क्षत्रिय है, त्रा त्रिशूल है, ज्ञा ज्ञानी है, शा श्रवण वाला जो होता है ना, ये 5 शब्द ऐसे हैं जो कि अधिकतर हमेशा तत्सम में ही आते हैं। कौन कौन से हैं, छा क्षत्रिय हो गया, सा षटकोण हो गया, त्रा त्रिशूल हो गया, ज्ञा ज्ञानी हो गया और श्रवण वाला हो गया। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है, भविष्य में सा षटकोण दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। खीर, खीर का क्या होता है, खीर का होता है क्षीर। ठीक है। गेहूँ, गेहूँ को क्या बोलते हैं, गेहूँ को बोलते हैं गोधूम। गेहूँ को क्या बोलते हैं, गोधूम बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, भविष्य जो है तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, खटोला में कौन सा प्रत्यय है। क्या बताना है, प्रत्यय बताना। दो होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग कब लगता है, उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है, प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के पीछे लगता है। तो देखिए खटोला में कौन सा होगा, ला होगा, उला होगा, ऊला होगा या औला होगा। बताइए चारों में से कौन सा राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन। खटोला में प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खटोला में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो खटोला में ओला प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं। बताइए, पूछा जा रहा है जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसको क्या कहते हैं। बताइए, जैसे हम कह दें, मान लो हम कह देते हैं राम खाना खाता है, और दूसरा हम ऑप्शन लेते हैं हरीश हंसता है। तो देखिए राम खाना खाता, राम तो आपका सब्जेक्ट हो गया, क्रिया क्या हो गई, खाना, मतलब जो खाता है, और खाना क्या हो गया, खाना आपका हो गया कर्म। तो जब इसमें कर्म दिया है तो इसे कैसी क्रिया कहेंगे, सकर्मक। इसी तरह से हम कहते हैं हरीश हंसता है, हरीश हंसता है, तो हरीश हंसता है में कोई भी क्रिया कर्म नहीं दिया गया। हरीश करता हो गया, हंसता है क्रिया हो गई, तो ये कैसा हो जाएगा, ये कर्मक हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से जैसे बी दिया, बी में दिया संयुक्त, संयुक्त में कौन सी आती है, संयुक्त में आती है, हम कहते हैं हरीश वहाँ पहुँच गया, यानी पहुँचना और गया दो क्रियाएं एक साथ साथ है, तो ये कौन सा हो जाता है, संयुक्त हो जाता। चलिए, और प्रेरणार्थक कौन सी होती है, जो किसी और के द्वारा करवाया जाए। क्या होता है, जो किसी और के द्वारा करवाया जाए। तो जी कह रहे हैं जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। जिसमें कर्म नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपने बुलाया होता।
क्या कह रहा है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए, संदेशवाचक वाक्य है, इच्छावाचक है या संकेतवाचक है या फिर आज्ञावाचक है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन सी, यह संकेत दे रहा है कि अगर आप बुलाते तो हम अवश्य आते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विभाषा किसे कहते हैं। क्या पूछ रहा है, विभाषा किसे कहते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया है, खड़ी बोली हिंदी को कहते हैं आपकी, या फिर हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहते हैं, या फिर हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को कहते हैं, या एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को कहते हैं, बताइए। विभाषा किसे कहते हैं पूछा जा रहा है, विभाषा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हिंदी में जो विभाषा होती है वो किसको कहते हैं, वो कहते हैं हिंदी के क्षेत्र में की जो प्रमुख बोलियां होती हैं ना, उनको ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या और अधिकतम सदस्यों की संख्या है क्रमशः। मतलब लोकसभा में वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है। चलिए देखिए, 530 और 545 होती है, 545 और 530 होती है, 545 और 552 है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 545 और 552 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है। क्या बतानी है, विसंगत यानी कि गलती बतानी है आपको। क्या बताना है, गलती बतानी है। चलिए बताइए। कह रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। नेक्स्ट कह रहे हैं, वाह आपने तो कमाल कर दिया। नेक्स्ट कह रहे हैं, आप बानपुर से कब आए। नेक्स्ट कह रहे हैं, राम श्याम और विजय दिल्ली गए हैं। बताइए इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य जिसमें विराम चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। आप विसंगति बतानी, यानी कि विसंगत का मतलब गलती इसमें कहाँ पर की है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। देखिए इसमें गलती क्या की है इन्होंने, गलती ये की है, निराला एक उपनाम है इनका। निराला कैसा नाम है, उपनाम है। तो इसमें यहाँ पर इनको डबल इन्वर्टेड कॉमा देना चाहिए था, और इसमें दिया क्या है, सिंगल कॉमा दिया है। सिंगल कॉमा नहीं लगा सकते, किसी के भी उपनाम के साथ हम सिंगल कॉमा नहीं लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। बताइए, पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया। रागे राघव थे, रामविलास शर्मा थे, रामचंद्र शुक्ल थे, या फिर राहुल सांकृत्यायन थे। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन जो थे उनको महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, अवनी का विलोम शब्द बताना है। क्या बताना है, अवनी। अवनी मीन्स क्या होता है, आग का विलोम शब्द बताना है। बताइए आग का विलोम शब्द क्या होगा, आग का अंबर हो जाएगा, अग्नि और आकाश। ठीक है, अंबर। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है, गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का अर्थ है। देखिए गरल मतलब क्या होता है, गरल का मतलब होता है विष, सुधा मतलब अमृत। विष यहाँ पर और सुधा दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत है। और रिपु मतलब होता है दुश्मन, तो यहाँ पर विरोधी बात है। तो ये दे रहे हैं, दोष किसी का, सजा किसी को, किसी भी अनुचित बात का समर्थन करना।
दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गरल और सुधा, एक अमृत है तो दूसरा विष है, दोनों विरोधी बातें हैं, तो यहाँ पर दो विरोध स्वभाव वालों का मिलन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है, बताना है। मूल शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ऐसा कौन सा विभाजन है जो सही नहीं है? जैसे लोहार, लोहा के मूल शब्द में आर प्रत्यय जोड़ते हैं, कसेरा के में कसा, कांसा में एरा प्रत्यय जोड़ते हैं, महत्व में महत्व में त्व प्रत्यय जोड़ते हैं, घुमाव में घुम धन आव प्रत्यय जोड़ते हैं। बताइए कौन सा आंसर है जो आपका सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए घूम, घुमाव, मात्रा छोटी लगी तो हमने बताया कि इसमें कैसी मात्रा होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए थी। घूम धन आव होना चाहिए था। कैसे होना चाहिए था? घूम धन आव होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है? ये जो त्रा त्रिशूल वाला होता है वो किस वर्ण के बाद आता है? ता वर्ण के बाद आता है, रा वर्ण के बाद आता है, हा वर्ण के बाद आता है, या फिर छा वर्ण के बाद आता है? बताइए। हिंदी शब्दकोश त्रा किस वर्ण के बाद आता है? तो वो आपका आता है ता वर्ण के। किसके बाद आता है? ता के बाद आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, बताना है। सा उपसर्ग को लगाकर कौन सा शब्द नहीं बनता है? सोदाहरण, सहानुभूति, सोल्लास या सहेत? बताइए चारों में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहानुभूति, यानी कि सो उदाहरण में सा प्रत्यय लगा है, सो उल्लास में सा लगा है, सहित में हित में सा लगा है, सहानुभूति अगर सा हटा देंगे तो कोई शब्द नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, बताना है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? शूर्पणखा है, सर्पिणी है, श्वेतांगी है या चतुरणी है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चतुरणी, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था चतुरंगी। सुना होगा चतुरंगी से, चतुरंगी सेना लेकर चले, तो उसमें कौन कौन से आते हैं? हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, पैदल हैं, चारों तरह की सेना लेकर चलना ही चतुरंगणी सेना कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है परशुराम की क्रोधाग्नि में सभी आतंकित थे। नेक्स्ट कह रहा है मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है वह सदैव ही सत्य बोलता है। नेक्स्ट कह रहा है मैंने गुरुजी के दर्शन किए। बताइए व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उन्होंने कहा है वह सदैव ही सत्य बोलता है। जब इन्होंने सदैव लगा दिया तो यहाँ पर ही लगाने का कोई अर्थ बनता ही नहीं है। वह सदैव सत्य बोलता है, बात पूरी हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अब चला जाए। क्या कह रहा है? अब चला जाए यह वाक्य कैसा? कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कृतवाच्य है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। अब चला जाए में कैसा वाक्य है? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसमें कर्म कहा जा रहा है। अब चला जाए कर्मवाच्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपेंद्र व्रजा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? क्या पूछा गया? वर्ण पूछा गया, मात्राएं नहीं पूछी गई हैं। उपेंद्र व्रजा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? 11 होते हैं, 12 होते हैं, 10 होते हैं या फिर 13 होते हैं? बताइए।
देखिए उपेंद्र वजह कैसा छंद है आपका। उपेंद्र वजह आपका जो है ना एक वार्णिक छंद है। कैसा है, वार्णिक छंद है। और इसमें सम विषम कैसे आते हैं, मान लो 4 होते हैं, 4 पद होते हैं। तो देखिए पहला आपका विषम होता है, दूसरा सम होता है, तीसरा विषम होता है, चौथा सम होता है। इस प्रकार से दिए होते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बरवे के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। क्या पूछ रहे हैं, बरवे के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। 14 होती हैं, 9 होती हैं, 7 होती हैं या फिर 12 होती हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 7 होती हैं। चलिए देखिए आपके पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में ये 2 क्वेश्चन आपके मिस हो गए थे, तो इनको हमने अब लिया है। तो चलिए इनको बता देते हैं। किसी टूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश जो है उसके लिए वाक्यांश का सार्थक शब्द क्या होगा। भग्न होगा, खंडित होगा, खंडिताकार होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भग्नावशेष। क्या हो जाएगा, भग्नावशेष इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन। अगला एक ये क्वेश्चन था राजभाषा आयोग के गठन का वर्ष कितना था। तो उसमें मिस हो गया था, यहाँ पर एक और दे दिया था, ठीक है। तो वो आपका 1955 था। राजभाषा आयोग का गठन कितना था, 1955 था। चलिए आपकी क्लास कंप्लीट हुई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।